हम कहाँ पे डिस्कशन लास्ट टाइम हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बाद अब हम देखेंगे कि बहुत सारी CSS की लाइब्रेरीज ऐसी भी हैं जो रिएक्ट की बेस पे चलती हैं। जैसे उनके अंदर एक लाइब्रेरी है मटेरियल UI, इसको MUI भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारे कंपोनेंट बने हुए हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट रिएक्ट के ऊपर बेस करते हैं। जैसा कि अगर हम इसको गेटिंग स्टार्टेड करते हैं, इसके कंपोनेंट में जाते हैं, हम बटन देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बटन डिज़ाइंड है, लेकिन इसकी कोई CSS क्लास नहीं है, इसका एक अपना कंपोनेंट है, कस्टम कंपोनेंट। जिस तरह हम रिएक्ट में कंपोनेंट बनाते हैं ना, इस तरह के इस लाइब्रेरी ने बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट बना के छोड़े हुए हैं। जैसे अगर हम इसमें से इसका टेबल ढूंढते हैं तो वो टेबल का पूरा एक इसने कंपोनेंट डिज़ाइन किया हुआ है। उस कंपोनेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से किसी भी डिफरेंट जगहों पे। जैसे ये पूरा एक टेबल टाइप उसने जो है इसको डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस हैं, रोज़ कॉलम को सेट करना, रोज़ को अपडेट करना, उनके अंदर ये फीचर्स। तो रिएक्ट के जो कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरीज हैं, ऐसी CSS लाइब्रेरी जो रिएक्ट का कंपोनेंट प्रोवाइड करती हैं, उसमें हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि वो जावास्क्रिप्ट की भी काफ़ी लॉजिक बिहाइंड द सीन लगा देते हैं। जैसे इसमें उन्होंने फीचर दिया है कि वो ऐसे हम सॉर्टिंग कर पा रहे हैं। सेम इसी तरह ये 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप अपीयर होता है। अगर हम इस तरह का टेबल उठाएं बूटस्ट्रैप से या ऐसी लाइब्रेरीज जो CSS की सिर्फ क्लासेस देती हैं, तो उनमें हमें जावास्क्रिप्ट नहीं मिलती। तो बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो रिएक्ट की कंपोनेंट की बेस पे डिज़ाइंड है। उनका काम CSS ही प्रोवाइड करना है, यानी डिज़ाइनिंग को आसान करना है, लेकिन उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट मिलते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड होती है। तो उसको भी हमें यूज़ करना आना चाहिए। जिस तरह MUI एक बहुत फेमस लाइब्रेरी समझी जाती है रिएक्ट की दुनिया में, जिसके अंदर इसका डाटा ग्रिड है, चार्ट्स हैं डिफरेंट, ये यानी बना बनाया चार्ट मिल जाएगा हमें, बस हमने ये कोड कॉपी पेस्ट करना है। तो अगर इसका आप सिंटैक्स देखें तो इसमें रिएक्ट के कंपोनेंट की तरह का कंपोनेंट डिज़ाइन है और उसको हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं। जैसे हाइट का प्रॉप पास कर रहे हैं, X एक्सिस का प्रॉप पास कर रहे हैं, मार्जिन का प्रॉप पास कर रहे हैं। तो ये कंपोनेंट है जिसको हम प्रॉप पास कर रहे हैं। तो अब कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो जिसके अंदर हमें CSS की क्लासेस इस्तेमाल करनी होती है। जैसे बूटस्ट्रैप है, आप लोगों ने यूज़ किया, जिसमें हम CSS की क्लास इस्तेमाल करते हैं, वो डिज़ाइन हो जाता है। जिस तरह टेलबैंड है, CSS की क्लास देते हैं तो वो परफॉर्म करता है, लेकिन वो क्लासेस हम नेटिव कंपोनेंट पे ही लगाते हैं, लाइक H1 पे लगा ली, P टैग, B टैग पे। लेकिन जैसे मटेरियल UI है या इससे रिलेटेड और भी लाइब्रेरीज हैं जिसमें मटेरियल UI है, आंट डिज़ाइन है, इवन दो कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप करके भी हमारे पास बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी है जिसको हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप बोलते हैं। तो इसके अंदर भी कंपोनेंट, अब इसमें फ़र्क क्या होगा, पहले हम CSS की क्लास लगाते थे बटन की, अब हम रिएक्ट का कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे इस लाइब्रेरी में से और वो कंपोनेंट हम सेटअप करेंगे अपने एंड पे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। उसके बाद और कौन सी ऐसी लाइब्रेरीज हैं रिएक्ट के अंदर, बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो इस्तेमाल होती हैं। जैसे रिएक्ट चाकरा UI है, एक MUI मैंने बताया, ये चाकरा UI है, बहुत सारी हैं लाइब्रेरीज। और कोई भी पर्सन आके किसी तरह की भी डिमांड कर सकता है कि मुझे ये वाली लाइब्रेरी बनवा के साथ डिज़ाइन करवाना है, और समटाइम अगर कोई रिकमेंड नहीं कर रहा तो हम अपनी मर्ज़ी से भी चूज़ कर सकते हैं। बट समटाइम किसी प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी कोई लाइब्रेरी लगी हुई हो सकती है, तो हमें एडजस्टेड रहना है, मतलब हमारा माइंड कंजक्टेड नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ इस लाइब्रेरी के साथ काम कर सकते हैं। कोई भी लाइब्रेरी आ जाए कि CSS की काम कर लेंगे, कंसेप्ट सिमिलर है। दो तरह की लाइब्रेरीज हैं, एक CSS बेस्ड लाइब्रेरीज हैं जिसमें क्या है कि CSS का कोड लिखा हुआ है और हम उसकी क्लास नेम इस्तेमाल करके डिज़ाइन बन जाता है, जिस तरह बूटस्ट्रैप के अंदर हमने देखा। और कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं CSS की जो रिएक्ट की बेस्ड है,
मतलब उसमें हमें कंपोनेंट ही रिएक्ट का मिलता है, उसमें हम प्रॉप पास करते हैं। तो ये दो डिफरेंस है मेजर कि हमने कौन सी यूज़ करनी है। अब इनमें मेजर फ़र्क क्या है, जो CSS वाली बेस वाली लाइब्रेरीज हैं उनमें जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं अवेलेबल, उसमें सिर्फ CSS है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मैनुअली हम लगा नहीं सकते रिएक्ट के अंदर, लाइक स्क्रिप्ट का टैग तो लगा नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, हमें जावास्क्रिप्ट खुद लगानी पड़ती है। तो ऐसे केस के अंदर फिर हम रिएक्ट की लाइब्रेरीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि रिएक्ट की लाइब्रेरी डिज़ाइन ही इस माइंडसेट से की जाती है कि जिसके अंदर हम लॉजिक्स भी बना सकें। सही है। तो जो ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिसके अंदर UI हमें मिलती है बट वो रिएक्ट के कंपोनेंट्स मिलते हैं, ऐसी लाइब्रेरीज के अंदर जावास्क्रिप्ट प्लस CSS दोनों का ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन ऐसी लाइब्रेरीज जो सिर्फ CSS देती हैं, उसके अंदर फिर हम क्लास नेम के अंदर क्लास का नाम लिख के डिज़ाइन तो उठा लेंगे, लेकिन उसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन हमने दोनों तरह से ओपन माइंडेड रहना है कि हम CSS बेस्ड लाइब्रेरीज भी लगा सकते हैं, डिज़ाइन ही बनाना है ना। हम अगर कोई भी लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करनी तो हम CSS का फ्लेक्सबॉक्स इस्तेमाल कर लेंगे, अगर कोई भी लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करनी तो हम CSS का ग्रिड इस्तेमाल कर लेंगे, हम CSS की फ्लोट इस्तेमाल कर लेंगे, बेसिक जो भी CSS प्रोवाइड करती है वो लाइब्रेरीज हमारा काम आसान करती हैं। फिर उसमें दो तरह की लाइब्रेरीज आ जाएंगी, CSS बेस्ड लाइब्रेरीज और रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरीज। जो CSS बेस्ड लाइब्रेरीज हैं उनमें सिर्फ जिस तरह bootstrap.min.css था, materialized.min.css, वो मैंने आपको लगा के भी दिखाया था, रिएक्ट में भी लगा के दिखाया था, उसको नोड मॉड्यूल से इंपोर्ट करके उसकी क्लास लगा सकते हैं। बट वो उसमें प्रॉब्लम क्या था कि वो सिर्फ सिर्फ CSS बेस्ड लाइब्रेरी है, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो रिएक्ट के बेस्ड डिज़ाइनिंग की लाइब्रेरीज हैं उनमें जावास्क्रिप्ट प्लस CSS दोनों फीचर अवेलेबल हैं। लाइक अगर आपने स्लाइडर बनाना है तो CSS से स्लाइडर नहीं बन सकता, हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है। अब वो अगर हम CSS बेस्ड लाइब्रेरी लगाएंगे तो स्लाइडर की लॉजिक हमें खुद लगानी पड़ेगी। अगर हम रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरीज लगाएंगे डिज़ाइन की तो उसमें वो स्लाइडर बना हुआ मुझे मिल जाएगा। इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें बना हुआ हमारे पास जो है चाकरा में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जो हम MUI देख रहे थे उसमें भी हमें डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें जो है कंपोनेंट्स की अवेलेबल है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो नहीं, एक्चुअली वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर प्रोजेक्ट में हम मैक्सिमम एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो करेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स बहुत आते हैं। क्योंकि देखो हो सकता है कि उसमें भी बटन क्लास और उसमें भी बटन क्लास और उसमें CSS और लिखी है, उसमें CSS और लिखी है, तो फिर कन्फ्लिक्ट्स बहुत आते हैं। डिज़ाइन हम कुछ बनाना चाहते हैं, वो बन कुछ और जाता है और बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो इसलिए हम हमेशा एक लाइब्रेरी के साथ स्टिक रहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइब्रेरी में फीचर ही नहीं है, जैसे हम बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करें, अब बूटस्ट्रैप में लोडर नहीं मिल रहा, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। रिएक्ट में एक तो ये मेजर लाइब्रेरीज है ना, जैसे MUI है, अब ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है। अब लेट्स सपोज इसमें कोई एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो किसी दूसरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो हम बड़ी दूसरी लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास रिएक्ट के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट भी अवेलेबल है। जैसे अगर हमने स्लाइडर वाला कंपोनेंट उठाना है तो हम यूज़ कर लेंगे रिएक्ट स्लिक। अब रिएक्ट स्लिक जो है ना वो सिर्फ स्लाइडर पर डिवाइड करता है, अब इसमें और कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। ये एक छोटा सा कंपोनेंट है रिएक्ट का जो हमें एक स्लाइडर की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये रिएक्ट बेस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, डिज़ाइन नहीं, फंक्शनैलिटी। जो भी लाइब्रेरीज रिएक्ट बेस्ड होगी ना उसमें जावास्क्रिप्ट प्लस CSS दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो वो हमें हमारा काम असाइन कर देती है। इसी तरह अगर हमें चार्ट बनाना है, अगर किसी लाइब्रेरी में चार्ट नहीं है तो हम रिएक्ट चार्ट लिख देंगे, तो उसकी हमारे पास जो है वो लाइब्रेरी आ जाएगी, जिसके अंदर हम रिएक्ट के अंदर हमें ये रिएक्ट चार्ट्स करके लाइब्रेरी है, उसमें हमें डिफरेंट किस्म के जो हैं वो चार्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ये अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट चार्ट प्रोवाइड कर दिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमें एक लाइब्रेरी से हमारा सारा काम पूरा नहीं हो रहा तो हम रिएक्ट का एक ऐसा छोटा कंपोनेंट जो बना ही, मतलब हमें समझो एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हर तरह का कंपोनेंट मिलता है और एक छोटा कंपोनेंट सिर्फ एक छोटी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने कोई ड्रॉप डाउन उठाना है तो रिएक्ट ड्रॉप डाउन, हमने चार्ट उठाना है रिएक्ट चार्ट,
हमने मे बी हमने टेबल उठाना है तो रिएक्ट टेबल। अब अगर आपने सारा CSS से यूज़ कर लिया लेकिन आप टेबल का कंपोनेंट यूज़ करना चाहते हो तो रिएक्ट टेबल। यानी ये बना हुआ जो है वो टेबल का लाइब्रेरी है जो हमें प्रोवाइड होती है। इसके देखें डाउनलोड कितने ज़्यादा हैं, इसका मतलब है ये काफ़ी चलने वाली जो है वो लाइब्रेरी होगी। इसमें टेबल के बारे में सारी जो है ना वो ऑप्शन और चीज़ें अवेलेबल हैं। अब ये सिर्फ पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक ही कंपोनेंट है, एक ही चीज़ काम करती है, डेट इज कॉल्ड टेबल। वो टेबल को ही हैंडल करती है, उसके अलावा उसके पास कोई फीचर नहीं है। लेकिन एक जो फुल फ्लैज, ये फिर मतलब क्या हुआ, ये एक कंपोनेंट है बस, और वो कंपोनेंट कौन सा, टेबल कंपोनेंट। तो फिर लेट्स सपोज हमने कोई ऐसी लाइब्रेरी इस्तेमाल की, आर्न डिज़ाइन यूज़ की, उसमें टेबल नहीं है, तो हम एक और लाइब्रेरी MUI इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रिएक्ट टेबल वाला एक कंपोनेंट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइब्रेरीज का साइज पूरी एक बड़ी फुल फ्लैज लाइब्रेरी से तो कम होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, मतलब एक लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर छोटे छोटे कंपोनेंट ढूंढ लेते हैं। अगर कोई ऐसा कंपोनेंट हमें मिलता ही नहीं तो फिर जो हम बनाना चाह रहे हैं फिर हम वो कंपोनेंट कस्टम बना लेते हैं। हम भी तो रिएक्ट में कंपोनेंट बना सकते हैं ना, फिर हम वो फंक्शनैलिटी कस्टम बना लेते हैं। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट में एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। वो लाइब्रेरीज ओनली CSS बेस्ड भी हो सकती है, वो लाइब्रेरीज रिएक्ट बेस्ड भी हो सकती है, मतलब जिसमें हमें रिएक्ट के कंपोनेंट मिलेंगे जिसमें जावास्क्रिप्ट प्लस CSS दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी। तीसरा, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर, तो फिर हम उस केस में थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स, नॉट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तो फुल फ्लेज होती है ना। तो थर्ड पार्टी कंपोनेंट मतलब आप कुछ भी, कोई भी कंपोनेंट आपको चाहिए, रिएक्ट आगे कंपोनेंट का नाम, उसकी कोई ना कोई लाइब्रेरी ज़रूर बनी होगी। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, आपके जहन में आ रही है वो चीज़, तो उसकी आपको लाइब्रेरी जो है वो मिल जाएगी। वो एक ही कंपोनेंट होगा, वो रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट होगा, वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई टेबल बनाना है, कोई आपने जो है कोई कुछ भी कस्टम आपने डिज़ाइन करना है, वो चीज़ आपको चाहिए, कुछ ऐसे स्लाइडर बनाना है और वो आपका लाइब्रेरी में वो चीज़ पूरी नहीं हो रही, वो आप फिर उसकी कस्टम लाइब्रेरी यानी कस्टम कंपोनेंट इस्तेमाल कर लेंगे। अगर वो भी नहीं अवेलेबल तो फिर हम अपना बना लेंगे। ये दो तीन चीज़ें। अच्छा, अब कोई भी लाइब्रेरी अगर हम करते हैं, या हम लेट्स सपोज ये कंपोनेंट की बात करते हैं, लाइब्रेरी या कंपोनेंट हमारे लिए तो एक ही है। कंपोनेंट में ये होगा कि कंपोनेंट सिर्फ एक कंपोनेंट है, उसमें बाकी के फीचर अवेलेबल नहीं है। लाइक मैंने रिएक्ट टेबल इस्तेमाल किया तो वो सिर्फ टेबल ही है, उसके अंदर बाकी का कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है, मतलब उसमें स्लाइडर अवेलेबल नहीं है, उसमें चार्ट अवेलेबल नहीं है, उस लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ टेबल अवेलेबल है। इसी तरह हमने रिएक्ट राउटर डोम इस्तेमाल किया था, उसके अंदर कोई चार्ट, कोई टेबल, कोई इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो उसका काम सिर्फ राउटिंग करना है, नेविगेशन प्रोवाइड करना है, उसके अंदर ये फीचर्स नहीं है कि वो इस तरह का काम करे। इसी तरह अगर हम सबसे पहले तो हमें जब हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहला काम ये है, अगर तो वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली उसने या तो कस्टम CSS लिखी होगी या उसने कोई लाइब्रेरी यूज़ की होगी, चाहे रिएक्ट बेस्ड चाहे CSS बेस्ड। सही है। अब उसने जो किया है, हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम एक और उसमें चीज़ ऐड कर दें, उसने जो किया हमें उसी के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा ताकि जल्दी काम हो ना, अदरवाइज तो हम एक नया उसमें चैप्टर ओपन कर देंगे। तो ये चीज़, अगर नया प्रोजेक्ट बनना है तो मोस्ट प्रोबेबली सीनियर ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड, तो वो बता देते हैं कि हम कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि एवरी 3-4 मंथ के बाद एक नई लाइब्रेरी रिएक्ट बेस्ड या CSS बेस्ड जो है ना वो पॉपुलर होती रहती है और उसमें हम स्विच करते रहते हैं। इसका ये मतलब हम हार्ड एंड फास्ट नहीं रहते कि यही करनी है, कोई भी लाइब्रेरी आ सकती है उसका इस्तेमाल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइब्रेरी आ सकती है तो हमें अपना माइंड सेट भी फिर किसी भी लाइब्रेरी के लिहाज से बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब चाहे वो CSS बेस्ड है, चाहे वो, अगर तो वो CSS बेस्ड है, इट्स वेरी सिंपल। उसमें हमने क्या किया था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसकी जो भी CSS की फाइल है वो मेन app.js में या index.js में इंपोर्ट कर देंगे, उसकी क्लासेस नेम में लगाते रहेंगे, ऐसे ही है ना। अगर वो रिएक्ट बेस है तो फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम जब भी जाते हैं तो वो हम इंस्टॉलेशन पेज को ढूंढेंगे,
ये हमेशा आपको गेटिंग स्टार्टेड के अंदर मिलेगा, गेटिंग स्टार्टेड के अंदर इंस्टॉलेशन। इसी तरह MUI के अंदर जाएंगे तो आपको इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन मिल जाएगी। इसी तरह आप आर्ट डिज़ाइन में जाओगे, गेटिंग स्टार्टेड, और आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का जो है ना वो प्रोसेस जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम गेटिंग स्टार्टेड में जाते हैं तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले हमने पहला काम ही ये करना है कि हमें गेटिंग स्टार्टेड वाले पेज को ढूंढना है। सही है। अच्छा, गेटिंग स्टार्टेड वाले पेज से ढूंढ के अभी हमें कंपोनेंट में लेके जा रहा है, हम इसको जाएंगे। अच्छा, ये आर्ट डिज़ाइन ऑफ रिएक्ट लिखा हुआ है, इधर इसकी डिटेल आ रही है NPM की और क्या क्या चीज़ें करनी है। सही है। तो ये भी इंट्रोड्यूस करके पेज है, ये गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन का पेज मिल गया। रिएक्ट बूटस्ट्रैप करनी है तो इसमें भी इंट्रोडक्शन में अगर आए तो इसमें इसने दिया हुआ है कि कैसे इसको सेटअप करना है। इसी तरह चाकरा करनी है तो उसका भी इंस्टॉलेशन वाला पेज आ गया, उससे हम देख लेंगे कि इसको कैसे करना है सेटअप। इसी तरह अगर ये लाइब्रेरी ही एक कंपोनेंट यूज़ करना है, ये स्लाइडर वाला, तो अगर हम इसके भी मेन पे जाएँ ना तो हमें यहाँ पे डॉक्स के अंदर गेटिंग स्टार्टेड का पेज मिल जाएगा और उसमें उसने डिटेल बताई है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरह हम रिएक्ट चार्ट में जाएं तो उसकी इंस्टॉलेशन में जाएं तो उसका इस्तेमाल उसने बताया है। इसी तरह ये टेबल वाला बताया था, उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी हम कोई नई लाइब्रेरी या कंपोनेंट इंस्टॉल करना चाहते हैं, हमने अंदाज़ा नहीं लगाना, हमने हमेशा उसकी इंस्टॉलेशन पेज, गेटिंग स्टार्टेड या इंट्रोडक्शन पेज को ढूंढना है जहाँ पे उसने बताया हुआ है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अदरवाइज हमें कैसे पता लग सकता है, कोई तरीका नहीं है। तो कोई भी कंपोनेंट या कोई भी लाइब्रेरी, उसका आपने इंस्टॉलेशन या गेटिंग स्टार्टेड वाला पेज जो है वो ढूंढ लेना है। अच्छा, ढूंढने के बाद बड़ा आसान है। जैसे हम MUI को सेटअप अगर करते हैं तो उसने बोला यहाँ पे आपने जो है वो इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करनी है। सही है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए वो यहाँ पे कह रहे हैं आप NPM यूज़ कर रहे हो, PNPM यूज़ कर रहे हो या YARN यूज़ कर रहे हो। तो हम NPM यूज़ कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि इसको कॉपी करना है आपने। अच्छा, इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और आने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर आगे उसको इंस्टॉल कर लिया। इसी तरह जो है वो ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन हो गई। विद स्टाइल्ड कंपोनेंट अगर आपने करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो डेप्रिशिएट हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो अब फ़ॉन्ट उसमें यूज़ करने हैं उस लाइब्रेरी में, उसने बोला ये वाली कमांड चलाओ, फ़ॉन्ट वगैरह सेटअप हो जाएंगे कुछ इस तरह। लेकिन अभी हमने सिर्फ लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी थी तो हमने उसका NPM इंस्टॉल वाली कमांड चलाई तो मेरे पास लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, यूजेज इंस्टॉलेशन के बाद यूजेज में आ रहा है, हम एक बटन लगा के देख लेते हैं, उसने बना के दिया है तो हम सिंपली इस कंपोनेंट को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से इसका कॉपी करना है, कोड दिया होता है जावास्क्रिप्ट बेस भी और टाइपस्क्रिप्ट बेस भी, जो मर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, हम कंपोनेंट यहाँ से सिंपली इंपोर्ट करेंगे और हमने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन का सेटअप किया हुआ है। कंपोनेंट में आएंगे, बटन का कंपोनेंट हमने यूज़ किया था तो उसकी जगह पे हम ये रिएक्ट का कंपोनेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो उसने क्या किया है, MUI/material/button, और उस अब ये ऐसे ही तरीका है ना जैसे हम अपना रिएक्ट का कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं। तो हमने सिंपली, अब चूंकि ये कंपोनेंट हमने नहीं बनाया, किसने बनाया, मटेरियल UI वालों ने, तो हमने नोड मॉड्यूल से उसको इंपोर्ट कर लिया। वो कैसे पता लगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं लगाया, हमने सीधा डायरेक्टली नोड मॉड्यूल का नाम लिखा है और उसका नाम ये था @MUI उसका लिखा है। अदरवाइज हम अपना करते तो हम बताते कि इधर से इंपोर्ट करना है। तो हमने, इसका मतलब है कि ये हमने कहाँ से लिया है, MUI से लिया है। अच्छा, अब ये बटन जो है वो यहाँ पे यूज़ हो गया। इसमें उसने, अगर आप देखें तो इसने क्या किया है, वेरिएंट पास किया है और उसका नाम क्या है, कंटेंट। और इस सारी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉप पास किया उसने। देखो ना, प्रॉप ऐसे ही पास करते हैं ना,
प्रॉप का नाम होता है इक्वल टू और वैल्यू उसकी पास करते हैं, तो प्रॉप पास की है। अच्छा, अभी आपने अपने कस्टम कंपोनेंट में ये चीज़ नहीं देखी कि होगी कि ये कैसे जा रहा है ना। नॉर्मली हमने जितने भी कंपोनेंट बनाए हैं वो क्या बनाए थे, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग ही थे। लेकिन अब ये वाला कंपोनेंट देखें तो ये क्या है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि हमारा भी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप देखें ना, हम अगर ओल्ड अपने कंपोनेंट के अंदर ही जाते हैं और हम एक काम करते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं सारी चीज़ों को, ताकि हमारा जो है ना वो क्लीन हो जाए एक दफ़ा कोड। एक नया पेज हम बना के चला लेते हैं। ऐसे अबाउट में हमने कुछ नहीं किया था। अच्छा, अब हम लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपोनेंट बना हुआ है, उसका नाम है हमारे पास लेट्स सपोज बटन। वो हमारा ही कंपोनेंट है ना, वो हमने इस तरह से कॉल किया था। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये मैंने ए टैग लगाया है, उसमें हम प्रॉप पास कर रहे थे टाइटल, ऐसे ही है ना। ये हमारा कस्टम कंपोनेंट जो हमने बनाया था, ये वो चीज़ थी। अच्छा, अब हम इसको ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहाँ से इस बटन को सेल्फ क्लोज करने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको ओपनिंग क्लोजिंग के साथ बंद करते हैं। ये अब क्या बन गया है, ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। अच्छा, ये जिस तरह हम रिएक्ट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग टैग पास बना सकते थे, इसी तरह हम मतलब जिस तरह हम HTML में लगाते हैं ना, अच्छा इसके अंदर हम पास कर सकते हैं माई टेक्स्ट, कुछ भी ऐसे मैंने लिख दिया माई टेक्स्ट बटन, ठीक है। अब मैंने भी पास कर दिया इसको, मे बी स्टाइल पास कर दिया और उसका, या BG पास कर दिया और उसको बोल दिया रेड। अब ये चीज़ क्या है, बैकग्राउंड, मतलब ये एक प्रॉप है सिंपली। अब ये जो टेक्स्ट जा रहा है ना, टेक्स्ट, ये इसको हम बोलते हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक चिल्ड्रन HTML पास करो। ये ज़रूरी नहीं ये टेक्स्ट हो सकता है, ये यहाँ पे पूरा एक H1 टैग या कोई भी B टैग भी इसके अंदर हम लगा सकते हैं। ऐसे कुछ भी HTML पास की जा सकती है। अच्छा, अब ये जितना भी हम इस टैग का ओपनिंग क्लोजिंग टैग के लिख के उसके दरमियान HTML लिखते हैं या उसके दरमियान कोई टेक्स्ट चीज़ें लिखते हैं, तो जब हम कंपोनेंट कॉल करेंगे ना, तो ये हमें चीज़ मिलती है प्रॉप के अंदर चिल्ड्रन में। लाइक समझो चिल्ड्रन एक ऐसी प्री डिफाइंड प्रॉप मिलेगी हमें, जिसके अंदर क्या होगा, जो भी हमने ओपनिंग क्लोजिंग टैग के दरमियान चीज़ लिखी है वो चीज़ हमें मिल जाएगी। तो अगर हम इसको कंसोल कराएं अभी रन करके प्रोजेक्ट को, अच्छा अगर हम इसको कंसोल कराएं, यहाँ पे हमने कौन से पेज पे लगाया था, अबाउट पे। अच्छा, ये ऐसे आ रहा है क्योंकि हमने इसको प्रॉप पास नहीं किया था। हम क्या कर देते हैं, इसको प्रॉप पे पास कर देते हैं, जो टाइटल का प्रॉप था ना शायद इस पे, अबाउट बटन, ठीक है, अबाउट बटन आ रहा है। लेकिन जो चीज़ हमने उसको पास की है ना उसके चिल्ड्रन में, तो हम बटन में जाते हैं इस कंपोनेंट में और हम कंसोल डॉट लॉग करके पूरे प्रॉप्स को क्या करते हैं, लॉग कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखो तो अभी हमें क्या क्या चीज़ आ रही है, BG आ रहा है जो हमने प्रॉप पास की थी, और ये क्या आ रही है, और ये क्या है, चिल्ड्रन की प्रॉप हमने पास की है, नहीं की ना, तो ये कहाँ से आ रही है प्रॉप। अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है, जब भी हम अपने कस्टम बिल्ड कंपोनेंट को ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में शिफ्ट कर देंगे और उसके दरमियान में जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें किस तरह मिलेगा, एज अ चिल्ड्रन, यानी कि वो एक चिल्ड्रन की प्रॉप बन जाएगी। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि इसमें हमने टेक्स्ट ही भेजना है। अगर यहाँ मैं B का टैग लगा के भेजूँ इसको, तो वो क्या करेगा, फिर वो हमें ये पूरे का पूरा ही भेज देगा, यानी कि वो पूरा एक रिएक्ट का एलिमेंट बना के भेजेगा जिसमें B का टैग भी लगा होगा, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट भी होगा रिएक्ट का एलिमेंट। मतलब वो पूरा एक जो कुछ भी उसके अंदर आ रहा है वो रिएक्ट का एक
सॉरी HTML का एक बना हुआ डिज़ाइन है। तो यहाँ पे आप प्लेन टेक्स्ट भी भेज सकते हो और पूरी HTML भी भेज सकते हो, उसमें मसला नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे भेजोगे तो ये अब चीज़ किस में उसको मिल जाएगी, चिल्ड्रन में मिल जाएगी, मिल गई। अब आपने अगर इसको प्रिंट कराना है टाइटल की जगह पे तो आप करा सकते हो ना, प्रोब्स डॉट टाइटल की जगह पे क्या कर दो, प्रोब्स डॉट चिल्ड्रन कर दो, माई टेक्स्ट बटन आ गया। इधर से यही लिखा था ना हमने। अब ये टाइटल यूज नहीं कर रहा, क्या यूज कर रहा है, जो भी हमने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में लिखा, क्योंकि उसने उसको क्या लेके जाना है जब। तो हमारे पास फिर मतलब दो ऑप्शन है, पेरेंट टू चाइल्ड डाटा भेजने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक कि हम प्रॉप पास कर दें और दूसरा हम उसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग बनाएं अपने कस्टम कंपोनेंट को, उसके दरमियान में कुछ भी लिख दें। लेकिन इसका एक मसला है, वो ये है कि मैं इस तरह सिर्फ एक ही चीज पास कर सकता हूं, एक से ज्यादा। देखो ना, जैसे हमने टाइटल भी भेजा और बीजी भी भेजा, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉप ना होते और सिर्फ ये चिल्ड्रन वाला वे होता तो फिर हम कैसे भेजते, वो फिर मसला होता ना। तो चिल्ड्रन सिर्फ एक ही हो सकता है एक कंपोनेंट को, और वो भी तब क्रिएट होगा जब हम उसका, अगर हम ओपनिंग क्लोजिंग टैग नहीं बनाते ना, ये वाला ऐसे रखते हैं, तो फिर अब चिल्ड्रन नहीं आएगा। चिल्ड्रन कब आएगा, जब ओपनिंग क्लोजिंग टैग बनाएंगे। तो अब आप लोग बताएं, जो इन्होंने हमें कंपोनेंट दिया है MUI ने, इसकी क्या लॉजिक बन रही है। अगर हम ये यहां पे लगाएं तो इसकी क्या लॉजिक बन रही है। बटन का एक कंपोनेंट बना बनाया हमने इंपोर्ट किया, वो हमने लगा दिया। अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, एक इसको क्या जा रहा है और दूसरा चिल्ड्रन, यानी कि जो कुछ भी उसके सेंटर में लिखा होगा तो उसने अपने कंपोनेंट में क्या लॉजिक लगाई होगी, प्रोब्स डॉट चिल्ड्रन, जो कुछ भी आ रहा है उसको कंपोनेंट के अंदर शो कर दो। तो इससे उसका जो है ना वो कंपोनेंट बन गया। अब ये देखो हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब अगर हमने इसके कंपोनेंट के अंदर और चीज़ें ढूंढनी है, जैसे ये तो कंटेंट था ना, अब आउटलाइन लगाना है, तो उसकी प्रॉप की वैल्यू क्या चेंज करनी है, आउटलाइन। तो अब हमें ये कैसा नजर आएगा, आउटलाइन, समझ रहे। इसी तरह अगर हमें ये डिसेबल बटन बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये डिसेबल की प्रॉप पास करनी पड़ेगी। इसका आपको पता है, अगर एट्रीब्यूट में भी ये चीज़ होती थी, अगर सेम ही की है और सेम ही वैल्यू है तो अगर वो हम नहीं भी लगाते फिर भी वो चल जाता है। लाइक अगर आप इसको डिसेबल दोनों जगह में पास नहीं भी करते तो फिर भी वो डिसेबल ही रखेगा उसको, क्योंकि उसकी की और वैल्यू क्या है वो सेम है। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल किस्म के यहाँ पे कंपोनेंट हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे बटन है, इसमें ये बटन है, ये साइजेस हैं, पूरा नैप बार भी मिल जाएगा आपको। इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट हैं। जैसे हम इसको एक्सप्लोर करें ना ऑल कंपोनेंट्स में, तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे इसके अंदर जो है वो ऑटो कंप्लीट, बटन ग्रुप, चेक बॉक्स, फ्लोट ग्रुप, इसको हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। ऑटो कंप्लीट ये अब देखो ये क्या करता है, ये नॉर्मली ड्रॉप डाउन नहीं है, इसमें पाकिस्तान इसमें लेट्स सपोज 12 एंग्री लिखेंगे तो वो सर्च होगा, यानी ये ऑटो कंप्लीट कर रहा है। जैसे जैसे यूज़र टाइप कर रहा है वो ड्रॉप डाउन को क्या कर रहा है, शॉर्ट लिस्ट कर रहा है। अगर आपने ऐसा सीन चलाना है तो आपको ये वाला कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल है करना पड़ेगा। अगर आप इसका एक्सपेंड कोड पे लिखो तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी, और उसको जो है वो रेंडर करके जो है वो चला रहा है। ये जो इसके नीचे ड्रॉप डाउन में आ रहा है वो उसने ये देखो ये सारी लिस्ट बनाई है। तो इसको हम कहाँ पे बना लेंगे, कांस्टेंट के अंदर ना,
तो सिंपल जेसन ही है ना, तो इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं और सिंपली इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा कोड है, कॉपी द सोर्स कोड। अच्छा, इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, कांस्टेंट के अंदर, और टॉप .js रखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं है, और इसको सिंपली हम आके यहाँ पे अबाउट में कॉल कर लेते हैं। ये साथ वाला कंपोनेंट है, ये सिंपली अगर हम इतना कॉपी कर लें यहाँ से, ऑटो कंप्लीट वाला, और ये वाला ऊपर जो है इसका आ जाएगा बाकी के कंपोनेंट, और इसका पाथ क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट, और उसके अंदर 100 फिल्म्स। मतलब देखो ना, अगर हम ये खुद से अब रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी यूज करने का फायदा है ना, हमने कोड कॉपी पेस्ट किया है, वो पूरे का पूरा फीचर हमें मिल गया। मतलब देखो, आप सर्च कर रहे हो 7 सर्च कर रहे हो वो आ रहा है, आप 12 एंग्री सर्च कर रहे हो वो आ रहा है। तो एक मतलब डिज़ाइन तो मिल ही गया है, यानी कि पूरा ये बना हुआ डिज़ाइन मिल गया है, ये इधर से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ये चीज़ मिल गई है। अब उसके साथ जो है वो और जावास्क्रिप्ट भी मिल गई है, लॉजिक भी चल रही है उसके अंदर, तो हमें बेनिफिट हो गया ना इससे करने से। अब इसका मज़े की चीज़ ये है कि ये कंपोनेंट है ना, इसके एंड पे ना ये सारे यहाँ पे इसके सारे, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही फीचर है, वो हर तरह के फीचर दिखा रहा है। अगर आपने इस तरह से इसको दिखाना है, सिलेक्शन बनानी है, कंट्री की सिलेक्शन है ये इसकी, यानी कि ये पूरा कंट्री की सिलेक्शन बना हुआ कोड है। पाकिस्तान सर्च करोगे तो वो आ जाएगा, समझ रहे हो, इंडिया सर्च करोगे तो वो आ जाएगा। इसका अगर शो कोड करें तो ये सारा, यानी कि इसने अपना कोड जो है वो इधर मेंशन किया हुआ है, कंट्री की लिस्ट भी आपको सारी बना के दी हुई है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या कहाँ पे थे हम के, अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये फीचर अब बगैर यूआई के फंक्शनैलिटी दे रहा है, लेकिन अब वो नहीं है, इसके अंदर डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है। इसमें एक कस्टम वो है, लाइक अगर आपने 2-3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो आप एक से ज़्यादा चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये फीचर ये बन रहा है, वो बनाया मिल रहा है। फिर ये लोडर वाला कि अगर आपने लोड करना है कोई चीज़, टाइम लग रहा है किसी चीज़ को सर्च करते हुए, फिर दिखाना है, उसको क्रॉस करना चाहते हो, वो फीचर भी है। ये है अगर सर्च करना है किसी भी लोकेशन को तो लोकेशन सर्च फीचर भी वो है इसके अंदर। जैसे अगर हम वो आ रहा है गूगल मैप से किया हुआ है, उसकी एपीआई की मांग रहा है, फिर वो यहाँ पे इस तरह की डिफरेंट मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करने की डिफरेंट यूआई में ऑप्शन भी दे रहा है। और यानी इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ के। ये लेबल्स वाले लॉजिक भी बना के दे रहा है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो फीचर्स अवेलेबल हैं।
जो हमें फिगर इट आउट करने हैं। और बस आपको एक दफ़ा जब सारे आप समझोगे तो आपको जब भी कोई ऐसी रिलेटेड फंक्शनलिटी बनाने बैठोगे तो आपको आइडिया होगा कि मैंने ऐसी चीज़ पहले कहीं देखी थी बनी हुई, तो वो हमें खुद से नहीं बनानी पड़ेगी। अगर ये नहीं भी मिलता होगा, लेट्स सपोज हमने मल्टी सेलेक्ट बनाना है, तो फिर हम सारा कस्टम कोड लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, उसकी फंक्शनलिटीज़ बनाएंगे, हम खुद से बना लेंगे ऐसी कोई चीज़। लेकिन अगर बना बनाया मिल रहा है तो काम जो है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह बटन है, बटन ग्रुप, अगर एक से ज़्यादा बटन लगाने हैं 1 2 3, उसमें इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। चेक बॉक्स हैं बना हुआ है इसके अंदर। फिर फ्लोटिंग पॉइंट एक्शन जो नीचे बटन लगे होते हैं वो हैं। रेडियो ग्रुप, रेटिंग 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वो भी इसमें बना बनाया कंपोनेंट दे रहा है। सिलेक्ट, वो तो ऑटो कंप्लीट था ना जिसमें हम सर्च कर सकते थे, इसमें हम सर्च नहीं कर सकते, बस सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल है। स्लाइडर, वो जो अक्सर सॉन्ग्स वगैरह में या प्लेयर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो चीज़ भी इसके अंदर अवेलेबल है। स्विच ऑन ऑफ का जो टॉगल होता है वो चीज़ भी अवेलेबल है। टेक्स्ट फील्ड, ये अब लगाना मुश्किल नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, कोड कॉपी, ये मतलब इसको कॉपी पेस्ट करना है उधर तो वो आ जाएगा, बाकी के अंदर उसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे, अपनी कस्टम यूआई उसका एडजस्टमेंट करना है, वो सेम चीज़ चल जाएगी। तो आइडिया ये है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो हम जब एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें देखेंगे तो आपको आइडिया होने लग जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन कंसेप्ट आपके पास जो है वो क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आर्ट डिज़ाइन है, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट बने हुए हैं, तो वो हम फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सा हमें यूज़ करना है और इसको यूज़ कैसे करना है। इंस्टॉलेशन पेज के ऊपर आके उसको जस्ट यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और फिर जो उसका कंपोनेंट इस्तेमाल करना है वो हम इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई छोटा कंपोनेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे ये रिएक्ट टेबल है, तो इसको सिंपली इंस्टॉल करेंगे हम अपने कोड में। इंस्टॉल होने के बाद इसका डाटा कैसे डिज़ाइन करना है वो बता रहा है, और यहाँ पे इसने नीचे एग्जांपल दी होगी कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत कस्टमाइजेबल इसका एग्जांपल है। ये सारा टेबल यानी बना हुआ है, इसको री-रेंडर का बटन उसने दिया हुआ है। तो टेक्निकली इसमें बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं टेबल को मैनेज करने के लिए, लॉजिक्स लगाने के लिए। अभी हम टेस्ट नहीं जा रहे, लेकिन समझने के लिए कि हम इसमें से कोई भी कंपोनेंट ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक चार्ट है, उसने बताया कि ये वाली कमांड से वो इंस्टॉल हो जाएगा, और गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर उसने सारा उसका डिटेल बताई है कि ये चार्ट का कंपोनेंट इस्तेमाल करना है और उसको इंपोर्ट करके उसको इस तरह से डाटा पास करना है, वो वाला लॉजिक उसने शेयर किया है। मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो उसकी हमारे पास गिटहब भी आ जाती है अगर हमने उसका कोड रीड करना है, उस लाइब्रेरी में क्या क्या रिटर्न है। तो इन शॉर्ट हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम कंपोनेंट सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं और पूरी लाइब्रेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड ये है कि एक लाइब्रेरी हम इस्तेमाल कर लें और बाकी के फिर कंपोनेंट से एडजस्ट कर लें जिस तरह की चीज़ें। तो लेकिन अब जब हम CSS की बात करते हैं या डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास मेजर दो हिस्सों में हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। एक तो छोटे छोटे कंपोनेंट जो हमें चाहिए होते हैं, और दूसरा ग्रिड यानी लेआउट कैसे चलेगा। अब हर लाइब्रेरी में लेआउट मैनेज करने के लिए सेपरेट तरीका है। जैसे हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो सेपरेट तरीका अवेलेबल है। अगर हम इसी की बात करें MUI की, तो उसके अंदर उसका सेपरेट है लेआउट करने का फ़्लो। आर्ट डिज़ाइन की बात करें तो उसमें हम सेपरेट तरीके से लेआउट कर सकते हैं। जैसे इसमें फ्लैक्स लेआउट भी अवेलेबल है, ग्रिड लेआउट भी अवेलेबल है।
उसमें कॉलम्स को डिवीजन करना, उसकी चीज़ें, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो जब भी हम कोई नई लाइब्रेरी देखते हैं उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि उसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं और उसमें हम लेआउट कैसे बना सकते हैं। लेआउट समझ आ रही है ना कि हम किस तरह स्क्रीन को डिवाइड करेंगे, कॉलम वाइज करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स करेंगे, तो वो दोनों चीज़ें लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं। यानी कि हर रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी या CSS बेस्ड लाइब्रेरी, उन दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो है कि हम उसके अंदर जो है वो लेआउट कैसे करेंगे और कंपोनेंट कैसे यूज़ करेंगे। कंपोनेंट इस्तेमाल करना तो इंतहाई आसान है, सिर्फ उस कंपोनेंट की डेफिनेशन को देखना कैसे और इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन जो ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है वो लेआउट करना है। जैसे हम आर्ट डिज़ाइन में देखें तो इसके अंदर ये लेआउट का तरीकाकार जो है उसने दिया है, उसका हम कोड देख सकते हैं कि वो कैसे चला रहा है। स्पैन यूज़ करके कॉलम रो के टैग उसने इंपोर्ट किए आर्ट डिज़ाइन से, इस तरह की डिटेल है। तो अगर हम मटेरियल में जाते हैं उसकी API को देखते हैं तो उसमें भी हमें लेआउट का जो है ना वो ऑप्शन है मिल जाएगा। यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं, ये लेआउट का टैब मिल गया, उसमें ग्रिड हमने डाल दिया। वैसे ये डेप्रिशिएटेड बोल रहा है, ग्रिड वर्जन V2 शायद उन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर अगर हम दें तो ये कुछ ऑप्शन उसने अवेलेबल किए हैं कि अगर हमने बॉक्स को सेटअप करना है, बॉक्स आएगा, फिर देन उसके अंदर ग्रिड आएगा, ग्रिड का फिर साइज़ कितना रखना है, 8 साइज़ रखना है, 4 साइज़ रखना है, सो ऑन। तो लेट्स सपोज अगर हम ये यूज़ करना चाहें, अबाउट के अंदर आके हम ये इंपोर्ट कर लेंगे और सिंपली इसको जो है वो इन डिव्स की जगहों पे लगा लेंगे। रिस्पॉन्सिव होगा ना। इसमें सबसे पहले हमने बॉक्स उसका कंपोनेंट यूज़ किया है, फिर ग्रिड यूज़ किया है। ग्रिड में अगर वो कंटेनर है ग्रिड तो कंटेनर सेट किया है, उसकी स्पेसिंग दी है प्रॉप, और फिर उसके अंदर ग्रिड यूज़ किया है, उसका साइज़ 8 रखा है। फिर ग्रिड यूज़ किया, उसका साइज़ 4 रखा है। उसके अंदर अगर हमने आइटम डिस्प्ले करनी है तो आइटम जस्ट लाइक ये ऐसे समझो जैसे ये डिव कंटेनर है, अगर हम बूटस्ट्रैप की बात करें, ये डिव रो है और ये डिव कॉलम है। इस तरह से उसने यानी इसको एडजस्ट किया है, आइटम्स को, ग्रिड को, बाकी चीज़ों को। अगर हम इसकी UI पे देखते हैं अब, ये इसके यानी हमने साइजेस जो हैं वो बना लिए हैं। ये 8 साइज़ ले रहा है, ये 4 साइज़ ले रहा है, देन ये 4 साइज़ ले रहा है और ये 8 साइज़ ले रहा है। इस तरह हमारा ग्रिड नॉर्मली चलता है। तो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारे पास कितने कॉलम का हमने ग्रिड बनाना है, 8 का बनाना है, 2 साइज़ 3 साइज़ हम वो 12 के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह हम बूटस्ट्रैप वर्क करता है सेम, तो उस तरह से इसका ग्रिड काम करेगा। अच्छा, अब जिस भी लाइब्रेरी के अंदर हम आते हैं तो उसकी हमें कस्टमाइजेशन ढूंढनी होती है। लाइक अगर हम MUI इस्तेमाल करते हैं तो इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं ये फिगर आउट करना होता है। एक तो ये है ना जो इसके डिफ़ॉल्ट में प्रॉप चीज़ें आ रही हैं, उसके साथ साथ हम इसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको हमने अपना कस्टम कोड कैसे देना है, अपनी कस्टम क्लासेस कैसे देनी है, उन चीज़ों को हमें फिगर आउट करना होता है। हर लाइब्रेरी के अंदर वो कस्टमाइजेशन करके हमें कोई टैब मिल जाएगी, वो बताएगा कि हम इसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे स्लाइडर को कह रहा है कस्टमाइज़ करना है, अपनी विड्थ हाइट चीज़ें देनी है, तो SX करके आप इसको एक प्रॉप पास करो और उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल पास कर सकते हो। ये देखो SX, और उसके अंदर आप अपना कोई भी स्टाइल पास कर सकते हो। ये इनलाइन टाइप ही है ना, अगर हमें कस्टमाइजेशन करनी है। अब लेदर जावास्क्रिप्ट लिख के उसको भी, ये तो ऑब्जेक्ट है ना,
ऑब्जेक्ट हम सेपरेट लिख के उसको यहाँ पे पास कर दें तो फिर भी चल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे इसको डिफाइन हम करते हैं, जैसे अब हम ये वाला स्टाइल जो है ना वो उठाते हैं और वो हम लगा देते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब ये वाला ऑब्जेक्ट हमने पास किया, अगर हमने इसे इनलाइन नहीं लगाना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला स्टाइल उठा लें, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट। हम चूँकि ये रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम प्लेन CSS नहीं पास कर सकते हैं, हमें JSS ही पास करनी है, जावास्क्रिप्ट स्टाइल शीट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अलहदा से बना सकते हैं about style .js और उसके अंदर हम ये ऑब्जेक्ट बना लेना। हम कांस्टेंट स्टाइल इक्वल टू और उसमें जैसे ये कंटेनर बनाना है, वेलकम बनाना है, इंस्ट्रक्शन, इस तरह से, समझ रहे। अब हमने वेलकम वाली क्लास यूज़ करनी है, अब इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम अबाउट स्टाइल। अच्छा, अब इसके अंदर से सिंपली हम क्या करेंगे, स्टाइल डॉट वेलकम, इंस्ट्रक्शन या कंटेनर जो भी पास करना है वो पास कर सकते हैं, समझे बात। तो यानी अगर आपने इनलाइन नहीं लगाना तो एक्सटर्नल फिर आपको स्टाइल डॉट JS बनानी पड़ेगी, लेकिन बनानी जावास्क्रिप्ट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरीज होती है ना, वो CSS को एज अ इनपुट जो है ना वो जावास्क्रिप्ट ही लेती हैं। जो हमने देखा था ना कि जावास्क्रिप्ट को जब हमने किसी कंपोनेंट को पास करनी होती है तो हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पास करते हैं ना, या इवन प्लेन H1 भी अगर लगाते हैं इधर, यानी इधर H1 हम लगाते हैं टैग, इसको भी अगर स्टाइल देना है तो रिएक्ट में कैसे देते हैं, स्टाइल में जावास्क्रिप्ट लिखते हैं JSS स्टाइल के अंदर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो सेम इसी तरह अगर हम इसके वाला कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं और उसको कुछ स्टाइल प्रोवाइड करना है तो वो भी फिर जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में ही करना है, तो वो सिंपली एक ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें देखो ना, नॉर्मली CSS लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़ इस तरह, तो इसमें लिख रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़, तो उसमें से ये एक पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। और अगर आपने किसी एक को टारगेट करना है तो ये पूरे स्टाइल में से डॉट उसका नाम आ जाएगा। तो इससे समझ में आ रही है कि हमने किसी एक क्लास को जो है वो टारगेट कर लिया इस तरह से। अच्छा, उसके बाद समझ आ गई ना आपको। तो नॉर्मली जितनी भी रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरीज है ना, उनके अंदर हमें स्टाइल ऐसे ही पास करना है, लेकिन देखो यहाँ पे हम स्टाइल नहीं का प्रॉप पास नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, अब मुझे नहीं पता कि जो बॉक्स कंपोनेंट उन्होंने बनाया है वो स्टाइल का प्रॉप ले रहा है, लेकिन वो प्रॉप स्टाइल का नहीं ले रहा था, वो किसका ले रहा था, SX, इससे वो कस्टम स्टाइल लेता है। तो हमें लाइब्रेरी से ही देखना पड़ेगा कि हमें उसको कस्टम कौन सी ऐसी प्रॉप पास करें जिससे वो हमारा जो भी CSS का बेसिक डिज़ाइन है वो लेके उसके ऊपर अप्लाई कर दे। सही है। जैसे अगर मैंने इसका कलर, बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो नॉर्मली मैं क्या लिखता हूँ, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, ऐसे करते हैं ना। लेकिन अब चूंकि ये मेरे वाला कंपोनेंट नहीं है या ना ही ये प्लेन HTML है, तो मुझे पता है कि ये स्टाइल, अगर तो ये प्रॉप स्टाइल लेता है तो फिर ये अप्लाई कर देगा, अगर ये नहीं लेता तो फिर अप्लाई नहीं करेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। कहाँ से देखेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन से। जब हम काम करेंगे ना डेली बेसिस पे इन लाइब्रेरीज के साथ, तो आप गो थ्रू होके एडजस्ट हो जाएंगे चीज़ों को समझ के कि कैसे हो रहा है। तो लेट्स सपोज अगर हम इसका कंपोनेंट देखते हैं वो ग्रिड वाला, और वो हम देखते हैं कि वो कंपोनेंट जो है ना वो कौन कौन सी प्रॉप जो है वो रिसीव करता है। तो इसके एंड पे अगर आप आए ना यहाँ पे, तो इसने ये API करके वर्ड लिखा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं ग्रिड API मतलब इसको कौन कौन सी प्रॉप पास हो सकते हैं।
अब यहाँ पे ये देखो प्रॉप का टेबल बना रहा है, एक इसको हम चिल्ड्रन पास कर सकते हैं, दूसरा हम क्लासेस पास कर सकते हैं, कॉलम पास कर सकते हैं, कंपोनेंट, कंटेनर, डायरेक्शन, आइटम, एलजी, एमडी, रो स्पेसिंग, एमएस, एसएक्स स्पेसिंग, रैप, एक्सएल, एक्सएस, 0 मिन विड्थ। ये सारी ऐसी प्रॉप हैं जो ये वाला ग्रिड का कंपोनेंट रिसीव करता है। अब हमें ये देखना होता है कि हम कौन सी ऐसी प्रॉप यूज करके उसको स्टाइल पास करेंगे। तो हम अगर हमने कोई कॉलम पास करने हैं तो ये कॉलम का यूज करेंगे। द नंबर ऑफ टोटल कॉलम जो है वो 12 है, वो कह रहा है। उसके बाद एसएम है, वो हम पास कर सकते हैं, स्पेसिंग पास कर सकते हैं, रैप पास कर सकते हैं, और उसकी आगे वो डिटेल भी बता रहा है कि अगर एसएक्स है तो इसका क्या मतलब है, द एसएक्स प्रॉप, उसका क्या मतलब है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें सारा, कि उससे हमें क्या क्या चीज़ें जो होंगी या क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हम पास कर सकते हैं। ये चीज़ तो हमें इसकी यानी डॉक्यूमेंटेशन से ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम जितना भी इसको रेडी कर लें तो उतना हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन आप लोगों ने करना ये है कि लेट्स सपोज अगर आप मटेरियल यूआई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा गो थ्रू करना है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, उनको कौन कौन सी, अब जैसे कार्ड कंपोनेंट है, अब कार्ड कंपोनेंट को कौन कौन सी प्रॉप पास होती हैं उसकी सारी डिटेल उसने यहाँ पे दी है। चिल्ड्रन, क्लासेस, रेट्स एंड एसएक्स, ये इसको प्रॉप पास हो सकती हैं। अब अगर आप इसको स्टाइल प्रॉप दोगे तो वो उस पर कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी को प्रॉप रिसीव ही नहीं करता। लाइक हम अपना एक कस्टम कंपोनेंट बनाए, हमने बहुत सारे बनाए भी थे, लाइक हमने कार्ड का कंपोनेंट बनाया। अब कार्ड का कंपोनेंट कोई प्रॉप स्टाइल ले ही नहीं रहा, अगर मैं उसको पास कर भी दूंगा तो कोई असर होगा नहीं। अगर वो स्टाइल मुझसे लेगा प्रॉप तो फिर ही अगर मैं उसको पास करूंगा तो उसका इफेक्ट मुझे नजर आएगा। तो इन शॉर्ट कोई भी हम लाइब्रेरी यूज़ कर लें या कोई भी कंपोनेंट यूज़ कर लें, हमें उसका अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी प्रॉप हमसे ले रहा है। वो अपनी उसकी डॉक्यूमेंटेशन से हम चेक करेंगे, उससे हमें आइडिया मिलेगा कि वो कैसे जो चीज़ें वो रन हो रही। अच्छा, हम अब इसके अंदर जाते हैं, इसको मज़ीद अगर एक्सप्लोर करें। अब कस्टमाइजेशन कैसे करनी है समझ आ रहा है ना, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, कौन सी ऐसी प्रॉप है, स्टाइल है, एसएक्स है, किसी में स्टाइल होगी, किसी में क्लासेस होंगी, वो कुछ ना कुछ वो बताएगा कि कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और वैसे हम चलेंगे आगे। ये मैं आपको इतनी जेनेरिक क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि सीएसएस की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं और हर क्लाइंट एक नई लाइब्रेरी हमसे डिमांड करता है यूज़ करने के लिए। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और सिर्फ मटेरियल यूआई को फोकस्ड होकर सीख भी लें तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। कभी टेलमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कभी कोई, तो हमें ये चीज़ समझनी है कि हम अगर सपोज नई लाइब्रेरी भी आ जाती है तो हम उसमें से क्या क्या चीज़ें देखेंगे। हम उसमें से देखेंगे उसका लेआउट कैसे काम करता है, हम देखेंगे उसके अंदर उसकी कस्टमाइजेशन कैसे होगी, लाइक हम कस्टम सीएसएस उसको कैसे दे सकते हैं, हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल है। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, लेआउट कैसे बनाना है, और तीसरा जो है वो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल है, उससे हमारा काम हो जाएगा। अगर फिर एक लाइब्रेरी हर चीज़ का सलूशन नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी एक नया प्रोजेक्ट बनता है उसमें कुछ ना कुछ हम नया करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे केस के अंदर फिर हम एक नई चीज़ ढूंढेंगे। लेट्स सपोज आपने कोई प्लेयर वाली ऐप बनानी है जिसमें प्लेयर लगाना है, अब प्लेयर का कंपोनेंट तो इसमें है ही नहीं मटेरियल यूआई में, तो आप फिर क्या सर्च करोगे, रिएक्ट प्लेयर। अब रिएक्ट प्लेयर की आपको लाइब्रेरी मिल गई, अब उस लाइब्रेरी को आप देखो, इसके डाउनलोड भी अच्छे हैं, इसका मतलब है कि ये सही लाइब्रेरी है, और उसकी अगर हमें कोई वीडियो या एग्जांपल मिल जाए तो वो हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे चल रही है उसकी। अब इसको इंस्टॉल करना है, उसने बताया भाई ऐसे इंस्टॉल करो। यूज़ कैसे करना है, इंपोर्ट कर लो रिएक्ट प्लेयर और उसमें यूआरएल पास कर दो तो वो प्लेयर बना देगा, बनाया उसमें फिर उसकी सारी। अब ये क्या बता रहा है कि इसका जो कंपोनेंट है रिएक्ट प्लेयर वो क्या क्या प्रॉप रिसीव करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की हैं। अब ये स्टाइल लेता है नहीं लेता है हमें नहीं पता, हम यूज़ कैसे करेंगे इसको, सिंपली
हम इसको यहाँ से सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। इंपोर्ट करने के बाद अब उस कंपोनेंट को हम सिंपली कॉल कर लेंगे, जैसे इसने यूट्यूब की वीडियो जो है वो प्ले की है। अच्छा, यूट्यूब की वीडियो प्ले की है तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे ग्रिड के अंदर। अच्छा, ग्रिड में लगाने के बाद जो है उसको यूआरएल पास कर दिया। अब अगर हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो ये प्लेयर आ गया इधर यूट्यूब की वीडियो लेके, सही। अब ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि इसका साइज़ कम है, लेकिन हमने साइज़ क्या रखा हुआ है? 8 रखा हुआ। हम ज़्यादा स्पेस ले रहे थे इसलिए उसका बैकग्राउंड कलर भी हमें वहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हमने स्क्रीन को डिवाइड करना था, इतने हिस्से में अपने ये दिखाना था, हमने इसको दिखा दिया। अब यहाँ पे इसकी कस्टमाइजेशन आप मज़ीद चाहते हो, इस प्लेयर की ना मज़ीद कस्टमाइजेशन हो। अब उसकी कस्टमाइजेशन करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? उसके प्रॉप ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि हम अंदाज़ा तो लगा नहीं सकते। हम ये कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट प्लेयर। अगर आप देखें तो ये हमने सिंपली एक कंपोनेंट चलाया, उसको एक क्या पास किए? प्रॉप पास किया। और ये कहाँ से हमने इंपोर्ट किया है? रिएक्ट प्लेयर में से, मतलब नोड मॉड्यूल में से इंपोर्ट किया है। अब हमें नहीं इसकी पता कि कौन कौन सी प्रॉप हो सकती हैं, जैसे प्लेइंग, फॉल्स या ट्रू, सेट ट्रू और फॉल्स टू पास और प्ले दी मीडिया। तो हम फिर इसको ये प्रॉप कैसे पास करेंगे? प्लेइंग, और उसकी वैल्यू क्या रखेंगे? ट्रू या फॉल्स। तो अगर हम फॉल्स कर देंगे तो वो नहीं चलेगी ना, जैसे आएंगे तो वो नहीं चलेगी। अगर ट्रू करेंगे तो वो चलेगी। इसी तरह जो है वो हम इसकी प्रॉप और ढूंढते हैं कोई जो ऑटो प्ले कर दे। ऑटो प्ले की भी होगी कोई। लूप क्या करेगा? कंट्रोल्स अगर आपने शो करने हैं या नहीं। लाइट, सेट ट्रू टू शो जस्ट द वीडियो थंबनेल विद लोड द फुल प्लेयर ऑन क्लिक, ये फंक्शनैलिटी है। लाइट मतलब वो कह रहा है कि सारा प्लेयर लोड नहीं करेगा, सिर्फ थंबनेल दिखा देगा, क्लिक करने में भी प्लेयर लोड करेगा। वॉल्यूम, म्यूटेड, विड्थ, हाइट, स्टाइल। अब अगर आपने इसको कस्टम स्टाइल देना है तो फिर स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करेंगे। क्विप पास कर सकते हैं, रैपर, प्ले आइकन, कन्फिग, उसकी मज़ीद कन्फिग्रेशन की कुछ हैं, जैसे ऑन रेडी, ऑन प्ले, ये कुछ चीज़ें हैं। कन्फिग के अंदर हम यूट्यूब में प्ले वेरिएबल, शो इन्फो 1, इस तरह की कुछ कन्फिग्रेशन इसको पास कर सकते हैं। यानी ये इसकी जितनी भी प्रॉप पॉसिबल हो सकते हैं उसने यहाँ पे पास कर दिए, जितने भी प्रॉप उसके हो सकते हैं। समझ आ रही है ना आपको कि हम रन टाइम पे सोचेंगे कि हमने क्या बनाना है, जो बनाना है उसका फिर हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, उसकी जो जो प्रॉप है उनको पढ़ेंगे और वो पास कर देंगे तो हमारा कंपोनेंट जो है वो रेडी हो जाएगा, चलने लग जाएगा। तो रिएक्ट एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन गया है, उसमें हर तरह का सलूशन ऑलमोस्ट अब अवेलेबल है। लेकिन आप लोगों ने सर्च कर करके जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फिर हमने देखना है कि हम क्या क्या चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। तो अभी आपने करना ये है कि हम चलें, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, सारी तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम मटेरियल यूआई के साथ स्टिक रहते हैं। तो मटेरियल यूआई में आपने देखना है कि आप एक छोटा सा वेब पेज बनाएं इस वीक में, जिसके अंदर हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे इस्तेमाल करें हों और उसका लेआउट देखा हो और उनको कस्टमाइज़ कैसे करना है ये चीज़ देखी हो। तो एक दफ़ा हम कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाएगा कि रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरी के साथ काम कैसे होता है। को कैसे पता लगेगा? नॉर्मली जब हम कोड रीड करेंगे, जैसे हमने अब कोड रीड कर रहे हैं, अगर आपके पास ये कोड हो तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सी लाइब्रेरी? अब देखो ना, MUI@ उससे इंपोर्ट हो रहा है कुछ, तो कोड देख के पता लग जाएगा ना ये कौन सी लाइब्रेरी से इंपोर्ट हो रहा है। अगर आंट से हो रहा होगा तो आंट लिखा होगा, बूटस्ट्रैप से इंपोर्ट हो रहा है तो बूटस्ट्रैप लिखा होगा। अगर कोई कस्टम हमने कंपोनेंट लगाया है तो वो उसका नाम लिखा आएगा। तो जैसे ही हम देखेंगे यार ये रिएक्ट प्लेयर कुछ किया है इसने,
तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट इस लाइब्रेरी का नाम उठाएंगे, साथ में npm लिख देंगे तो वो आ जाएगा, तो हम उसके बारे में पढ़ लेंगे कि ये लाइब्रेरी क्या है। तो हमें मतलब कोई या तो यहाँ से पता लग सकता है, और दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास जो है ना, आपको पता है पैकेजेशन की फ़ाइल होती है, तो उससे हमें पता लग सकता है कि इसने कौन सी लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया हुआ है, CSS की। सही है। तो अगर उसने कोई ऐसी लाइब्रेरी इंस्टॉल करके यूज़ की हुई है जो आपको नहीं पता लग रही कि ये क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, वो जहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, जैसे ये इंपोर्ट हो रहा है, तो हम इसके बारे में सर्च कर लेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, तो फिर हमें पता लग जाएगा ये CSS की लाइब्रेरी है, तो हमें फिर उसी को यूज़ करना है हमने फर्दर। लेकिन मेजरली जो फेमस फ्रेजेस हैं वो 8 से 10 हैं, तो आप लोग जब काम करेंगे तो आपको सबसे थोड़ी थोड़ी फेमिलियरिटी आ जाएगी। तो पहली दफ़ा या पहले नज़र में कोड देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसने कौन सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हर लाइब्रेरी का अपना चीज़ सिस्टम है। जैसे चाकरा को हम यूज़ करते हैं, तो अब यहाँ पे अगर देखोगे इसने अगर कंपोनेंट उठाया है, इसका हम कोई भी कंपोनेंट उठाते हैं, जैसे कंपोनेंट में जाके इसका हम जो है वो ये अलर्ट उठाते हैं, ये जैसे अलर्ट आते हैं। अगर आप देखें इसके कोड के अंदर ये इसका यूजर साथ में प्रॉप भी बता रहा है कि कौन कौन सी इसके अंदर प्रॉप अवेलेबल हैं। तो अगर आप इसके कोड में जाते हैं और ये क्वेश्चन बड़ा एक, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हर लाइब्रेरी का एक अपना लेवल है। किसी के कोई जैसे MUI है, पहले ये 2020-21 में बहुत चली है, रिएक्ट की फेमस लाइब्रेरी होती थी, मतलब सारी दुनिया इसको यूज़ करती थी, लेकिन 2024 में इसको कोई भी यूज़ नहीं करता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ट्रेंड बदल जाता है। अब एक तरह के कंपोनेंट ना लोग देख देख के बोर हो जाते हैं, ये टेक्निकली ये लाइब्रेरीज क्या दे रही हैं, कंपोनेंट डिज़ाइन कर करके दे रही हैं। तो जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, डिज़ाइन के एस्थेटिक्स बदल जाते हैं। लाइक डिज़ाइन का सोच, जैसे फैशन होता है, कभी किस तरह की शर्ट ज़्यादा फेमस करती है, कभी किस तरह के शर्ट ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो कभी जो पुराने, अब ऐसा फैशन भी है जो 1980 में हम बड़े अजीब लगते हैं, वो आजकल फैशन में चलने लग गए हैं। मतलब कभी तंग पैंट डालनी है, कभी खुली करना है, कभी उसको, मतलब कुछ भी फैशन आ सकता है ना। तो इसी तरह डिज़ाइन है वो कुछ भी होता है। लाइक एवरी ईयर डिज़ाइन के एस्थेटिक चेंज होते रहते हैं, लोगों के माइंडसेट बदलते हैं, डिज़ाइनर की सोच बदलती है, चीज़ें बदलती हैं। तो हर लाइब्रेरी जो है ना फिर मार्केट में इन होते रहते हैं। मतलब देखो बहुत सारी दुनिया में IT कंपनीज़ हैं, वो अब किसी ने मटेरियल UI बनाया होगा ना, अब चूँकि MUI पूरी दुनिया में फैला, मटेरियल UI पूरी दुनिया में फैला, फेमस हुआ, अब जिस कंपनी ने बनाया उसकी बहुत फ्री में मार्केटिंग हुई, उसका नाम बना। अब जैसे टेक्नोसेट हमारी कंपनी है, हमारे पास डेवलपर फ्री में है, मतलब जब काम नहीं है तो फ्री बैठे हैं। अगर हम कोई ऐसी लाइब्रेरी बनाते हैं और दुनिया में वो फेमस हो जाए तो हमें क्या फ़ायदा होगा, मतलब हमारा नाम बहुत बन जाएगा। हम कहेंगे कि हम वो डेवलपर हैं जिन्होंने वो लाइब्रेरी बनाई थी जो सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, मतलब समझ रहे, फिर हमारा लेवल अप हो जाएगा। तो फिर लोग क्या करते हैं, इस तरह की नई नई लाइब्रेरीज, नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ लॉन्च करते रहते हैं। तो इसलिए हम ये लाइब्रेरीज वाली चीज़ों में स्टक नहीं हो सकते कि हम सिर्फ यही करेंगे, हम जो भी आएगा वो करें। मतलब अगर कोई कल को नई लाइब्रेरी ईजाद हो जाती है तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। अगर वो फेमस हो जाती है, वो किस बेस पे फेमस होगी, वो कहेगा कि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो MUI से बेहतर है। मैं जैसे चाकरा जो है वो फेमस हुई थी क्योंकि मटेरियल UI की परफॉर्मेंस बहुत गिर गई थी। लाइक उन्होंने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना दी, बनाते बनाते इतनी इंक्रीज कर दी कि उसका साइज बहुत बढ़ गया। जब वो प्रोजेक्ट में लगाते हैं एक लाइब्रेरी, अगर वो 10 MB की है तो मेरे प्रोजेक्ट का साइज भी कितना हो जाएगा, 10 MB हो जाएगा, और प्लस जो हम अपना कोड करेंगे वो अलग। तो चाकरा ने कहा कि मेरा साइज बहुत कम है और मेरी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, तो लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर नई टेलविंड आई, उसने बोला कि मैं उससे भी लाइट वेट हूँ और कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर दिए, तो लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। और उसको Next.js जो फ्रेमवर्क है रिएक्ट का, उन्होंने बोला कि हम ऑफिशियली सपोर्ट करते हैं टेलविंड को। टेलविंड को उन्होंने बैक किया
और जैसे टेलविंड को उन्होंने बैक किया तो वो पॉपुलर हो गई कि नेक्स्ट जेएस इतनी बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है और उसने टेलविंड को चूज़ कर लिया अपनी डेवलपमेंट के लिए, तो इट मीन्स टेलविंड इज़ समथिंग, तो लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अभी 2025 में टेलविंड ट्रेंड पे है, 24 में, 25 में हमें कोई ओल्ड लाइब्रेरी CSS की देखने को मिले जो ज़्यादा ट्रेंड पे हो। तो इट्स मीन कि ट्रेंड बदलते रहेंगे। मैं इसीलिए आप लोगों का माइंडसेट बनाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को लाइब्रेरी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप लोगों को कंसेप्ट आना चाहिए। आपको कोई बोले कि ये CSS की लाइब्रेरी लगानी है, आप उसको पूछे कि रिएक्ट बेस है या CSS बेस्ड है। अगर तो CSS बेस है कुछ भी नहीं, देखेंगे भाई कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं, यूज़ कर लेंगे। अगर रिएक्ट बेस है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, कंपोनेंट उठा के लगा लेंगे जितने यूज़ हो सकते हैं, उसका लेआउट देख लेंगे और उसकी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है उसके प्रॉप फाइंड कर लेंगे, ख़त्म। बाकी तो हम अपना चीज़ें कर ही रहे हैं जो वही करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें रन टाइम पे कोई भी लाइब्रेरी आ सकती है, हमें इसके लिए प्रिपेयर होना है। हम किसी भी एक लाइब्रेरी के वो नहीं है, आप 3-4 लाइब्रेरी को हम टेस्ट करेंगे, चलाएंगे, रन करेंगे और बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट को भी रन करेंगे और अपनी सीरीज़ में ऐड कर देंगे, मुझे ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो आती हैं, मैं किसी में भी काम कर लूँ। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन से देख देख के ही करेंगे ना। अब देखो हज़ारों 2-3 हज़ार चाकरा की प्रॉप्स हो सकती हैं, 2-4 हज़ार मटेरियल UI की प्रॉप हो सकती हैं, वो याद तो किसी डेवलपर को नहीं हो सकती। हाँ अलबत्ता ये होता है कि कभी कभी कोई प्रोजेक्ट बहुत लंबा चल जाता है, 2-2, 3-3 साल चल जाता है, उस केस में फिर क्या होता है कि बंदा मटेरियल UI यूज़ कर रहा है, वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लाइब्रेरी चेंज नहीं हो रही, 2-3 साल हो गए उसी में काम करी जा रहा है। अब उससे क्या फ़ायदा होगा कि चूँकि वो सेम लाइब्रेरी में ही काम करते जा रहे हैं तो उसको कंपोनेंट चीज़ें क्लासेस जो है ना वो ज़बानी याद हो जाएंगी। अगर आप बोलो आप 2 साल बूटस्ट्रैप में काम करी जाओ, अब उसकी जितनी क्लासेस हैं वो आपको ज़बानी याद हो जाएंगी। लेकिन हो सकता है कि 2 साल के बाद आपको चाकरा में काम करना पड़ जाए, तो फिर आपको कुछ भी नहीं याद होगा, फिर आप दोबारा डॉक्यूमेंटेशन से, फिर अगर वो प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलता है तो फिर आपको उसकी क्लासेस भी याद हो जाएंगी। तो इट्स नॉट हार्ड कोडेड थिंग, जो भी आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे और उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे, उसका लेआउट देखेंगे, उसके कंपोनेंट देखेंगे, उनको 2-3 दफ़ा ट्राई करेंगे तो हम एडजस्ट हो जाएंगे। तो कोई परेशान होने वाली बात। अच्छा, अब हमने आज मटेरियल UI को थोड़ा सा हेलो आई किया और लाइब्रेरीज और रिएक्ट बेस्ड लाइब्रेरीज में क्या फ़र्क होता है ये हमारा आज टारगेट था। इसमें सबको क्लैरिटी है। रिएक्ट बेस्ड जो CSS की लाइब्रेरीज हैं उनमें हमें फंक्शनैलिटी भी मिलती है, जैसे मैंने मटेरियल UI में आपको दिखाया कितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं, हर चीज़ की चीज़ें बनी पड़ी हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ अभी कार्ड है या चीज़ें हैं तो वो उसका हर चीज़ जो है वो हमें अवेलेबल मिल रही है। हमने स्लाइडर चलाना है, नॉर्मली अगर CSS मिलेगी भी तो वो एक जगह रुका होगा, ऐसे वो ऐसे मूव नहीं करेगा, तो ये मूव कर पा रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो ये बैचेज हैं, जैसे ये ऊपर बने हुए हैं, ये डिवाइडर है, आइकन है, लिस्ट है, ऐसे लिस्ट बनी हुई है, टेबल बना हुआ, टेबल, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन, जैसे मल्टी सेलेक्ट करना है, ये पूरे स्लैक और कितनी आइटम है वो भी काउंट करके बता रहा है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमें, अगर अपना टेबल लगाते हैं तो फिर हमें ये चीज़ खुद से ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे बनी हुई है। फिर जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ उसका कलर चेंज होता है, ये चीज़ भी डिज़ाइन मिल रही है। फिर टूल टिप है, टाइपोग्राफी है, ये सारी यानी कि फीचर कार्ड वगैरह, पेजिनेशन है, ये देखो आगे आगे जा रहा है 7, 8, 10 ऐसे, तो ये भी बना हुआ हमें मिल रहा है पेजिनेशन, टेबल के नीचे जो आती है। स्टेपर है, ये बड़ा अच्छा है, ये देखो फॉर्म बना हुआ है, ऐसे नेक्स्ट करते हैं तो वो समटाइम हमें मल्टी सिलेक्टर फॉर्म मिलता है ना, तो ये पूरा इसमें UI डिज़ाइंड है। ये अगर काम नहीं हुआ तो ये ग्रे है, जैसे वो आगे आगे नेक्स्ट जाएगा तो वो हो जाएगा। ये मल्टीपल किस्म के स्टेपर जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं, टैब्स बने हुए मिल जाते हैं 1, 2, 3। अगर हम CSS यूज़ करें तो इस पर क्लिक होने से ये चेंज तो नहीं करेगा ना, चूँकि जावा की बेस CSS लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, नहीं रिएक्ट बेस, तो वो उसको स्विच भी कर रहा है। और इसमें इसको यूज़ करना भी आसान है, मतलब उसके पास
कॉपी पेस्ट करना है और बाकी की सारी फंक्शनैलिटी वो खुद से इंटरनली हैंडल करता है। लेकिन मसला हमें जिस पे ग्रिप हासिल करनी होती है ना, ये तो कंपोनेंट बन जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन काम है कस्टमाइजेशन, क्योंकि टैब चाहिए लेकिन टैब का ये डिज़ाइन नहीं चाहिए, टैब चाहिए वो इस तरह से काम ना करे, टैब चाहिए उसमें ये होना चाहिए। तो टेक्निकली हमने उस कंपोनेंट को कस्टमाइज़ कैसे करना है वो देखना है, और उसकी कस्टमाइजेशन के लिए कंपोनेंट जहाँ ख़त्म होता है एंड पे APIs करके अवेलेबल है। अब मैं टैब की API देखूंगा तो वो सारे प्रॉप उसके बता देगा कि उसमें कौन कौन से प्रॉप यूज़ हो सकते हैं। सही है। तो अभी आप लोगों ने करना ये है, मटेरियल UI और 2-3 और लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है, उनके कंपोनेंट को, उनके लेआउट को, उनकी चीज़ों को देखना है चला के कि सही चल रहा है या नहीं। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे।